नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी घाटी में बीजेपी की बड़ी साजिश की, राहुल गांधी के कर्नाटक सरकार पर जोरदार हमले की, बात करेंगे गुजरात में घबराई बीजेपी की, गुजरात हिमाचल चुनाव की तारीखों के ऐलान की, जानेंगे पूजा स्थल विधेयक को लेकर कोर्ट की केंद्र को फटकार की, बीसीसीआई पर कब्जा जमा रही बीजेपी की, और बुलेटिन के आखिर में बात आधार कार्ड को लेकर जारी नोटिफिकेशन की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जेल में बंद शिवसेना सांसद संजय राउत ने मां को लिखा पत्र, कहा शिवाजी दूसरे के घर में ही पैदा क्यों हो, दूसरों की गुलामी से बेहतर जेल की जिंदगी। दीपावली पर रेलवे के कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिन का बोनस, 11,27,000 रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा बोनस का लाभ, मोदी मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पर लगाई मोहर। महंगाई से देशवासियों को नहीं मिल रही राहत, सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़कर पहुंची 7.41% पर, अगस्त में 7% थी महंगाई दर। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 479 अंकों की तेजी के साथ 57,626 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 140 अंकों की तेजी के साथ 17,124 अंक पर हुआ बंद। घाटी में अगले साल चुनाव हो सकते हैं, जिसके लिए बीजेपी ने अभी से घाटी पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी है। अब भले ही बीजेपी जम्मू में मजबूत स्थिति में है, लेकिन घाटी में कमल खिलना बेहद मुश्किल है। ऐसे में अब बीजेपी ने घाटी में जीत हासिल करने के लिए नई चाल चली है। आखिर क्या है बीजेपी की साजिश और क्या बीजेपी होगी कामयाब, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। अब तक जम्मू कश्मीर का स्थानीय निवासी ही यहां विधानसभा और पंचायत चुनावों में वोट डाल सकता था, लेकिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र के फैसले के बाद अब ये नियम भी बदल गया है। चुनाव आयोग ने स्थानीय निवासी के नियम को अब हटा दिया है और जो लोग 1 साल से राज्य में रह रहे हैं और देश के नागरिक हैं, वो सभी इस केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में वोट डाल सकेंगे। दावा किया जा रहा है कि इससे एक झटके में मतदाता सूची में करीब 25 लाख नए वोटर जुड़ जाएंगे, जो जम्मू कश्मीर की वोटिंग लिस्ट का 20% से भी ज्यादा होगा। अगस्त में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्य चुनाव अधिकारी हृदय कुमार ने दावा किया था, मतदाता सूची की विशेष संशोधन के बाद जम्मू कश्मीर को बाहरी लोगों समेत करीब 25 लाख अतिरिक्त मतदाता मिल सकते हैं। उनके इस बयान का भाजपा छोड़ सभी दलों ने विरोध किया था और अब जम्मू की जिला चुनाव अधिकारी अवनी लवासा ने इसे लेकर एक आदेश भी जारी कर दिया है और इस आदेश के चलते राज्य की मुख्यधारा की पार्टियों ने विरोध शुरू कर दिया है। बीजेपी को छोड़कर सभी दल इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि बीजेपी चुनावों से डर रही है, उसे पता है कि बुरी तरह हारने वाली है। जनता को बीजेपी की इस साजिश को बैलेट बॉक्स के जरिए हरा देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा, जम्मू कश्मीर को धार्मिक व क्षेत्रीय स्तर पर बांटने के भाजपा के कथित प्रयासों को विफल किया जाना चाहिए। कश्मीरी हो या डोगरा, हमारी पहचान और अधिकारों की रक्षा तभी संभव होगी जब हम एक साथ आकर कोशिश करेंगे। दरअसल बीजेपी की चुनावी रणनीति जम्मू संभाग पर टिकी हुई है। पहले सीमांकन में कश्मीर की तुलना में जम्मू रीजन में सीटों की संख्या को बढ़ाया गया और अब नए मतदाताओं को जोड़ने के नाम पर गैर कश्मीरियों को वोटिंग लिस्ट में शामिल कर बीजेपी खुद को मजबूत बनाने की रणनीति पर चल रही है, लेकिन कश्मीर घाटी में इसका उल्टा असर होता दिख रहा है। बीजेपी की इस रणनीति से जम्मू कश्मीर में करीब 25 लाख वोटर बढ़ जाएंगे, जिससे बीजेपी चुनाव में फायदा उठाने की जुगत में है। हालांकि इस घोषणा के बाद बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई है और इस फैसले का विरोध हो रहा है। वैसे विरोध तो कर्नाटक की बीजेपी सरकार का भी हो रहा है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो कांग्रेस पहले ही मुंबई सरकार पर हमलावर थी और अब बेरोजगारी के मुद्दे पर भी आड़े हाथ ले लिया है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 35वां दिन है। इसी के साथ भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में 900 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। वहीं ये यात्रा इन दिनों कर्नाटक में चल रही है, जो राज्य में 511 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। आज राहुल गांधी ने 35वें दिन की यात्रा की शुरुआत कर्नाटक के चित्रदुर्ग के छल्लाकेरे टाउन से शुरू की। कांग्रेस ने इस मौके पर ट्वीट करके जानकारी दी, हर रोज मजबूत यात्रा ने अभी अभी अपनी पहली 900 किलोमीटर की दूरी पूरी की है और भारत की आवाज लगातार बुलंद होती जा रही है। इस राष्ट्र निर्माण आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए हमसे जुड़ें। इसके साथ ही कांग्रेस ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के वीडियो भी शेयर किए हैं। पार्टी की तरफ से जानकारी दी गई है कि शाम 6 बजे यात्रा हीरे हल्ली टोल प्लाजा पर रुकेगी और स्वामी विवेकानंद नेशनल स्कूल में रात्रि विश्राम करेगी। आज राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान जिले के बेरोजगार युवाओं से भी मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कर्नाटक में भाजपा सरकार नौकरियों की नीलामी कर रही है। पुलिस सब इंस्पेक्टर का पद 80 लाख में बेचा, असिस्टेंट प्रोफेसर पद की सेल
इंजीनियर पद की सेल, युवा बेरोजगारी की चपेट में है, भाजपा सरकार बेचने में व्यस्त है। भाजपा का डबल इंजन कमीशन के साथ साथ युवाओं का भविष्य खा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। 30 सितंबर को यात्रा ने केरल से कर्नाटक में प्रवेश किया था। कर्नाटक में ये यात्रा 21 अक्टूबर तक जारी रहेगी, यानी राज्य में यात्रा 21 दिनों तक चलेगी। दरअसल कर्नाटक में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ अलग रणनीति पर काम कर रही है। वहीं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी 6 अक्टूबर को इस यात्रा में शामिल हुई थी। कर्नाटक में सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। राजनीतिक जानकारों की माने तो देश में फिलहाल कर्नाटक ही एक ऐसा चुनावी राज्य है जहां कांग्रेस न केवल बीजेपी को जबरदस्त टक्कर दे रही है, बल्कि सत्ता में वापसी करने की प्रबल दावेदार भी है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी सरकार नौकरियों की नीलामी कर रही है। यात्रा के दौरान कांग्रेस जिस तरह से लोगों के बीच लोकप्रिय हो रही है, उसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। और अब जिन राज्यों में आने वाले समय में चुनाव है, वहां बीजेपी भी यात्रा निकाल रही है। कल उसने कर्नाटक में यात्रा शुरू की थी, तो आज गुजरात में गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। क्या भारत जोड़ो यात्रा के कारण गुजरात भी बीजेपी के हाथ से खिसक रहा है? क्या अपने गढ़ में हार रही है बीजेपी? ये वो सवाल हैं जो अब गुजरात की सियासत में जोरों से उठाए जा रहे हैं, और इन सवालों की वजह है बीजेपी की गुजरात गौरव यात्रा, जिसकी शुरुआत आज से की गई है। गुजरात में बीजेपी को इसी रैली की जरूरत क्यों पड़ी? क्या राज्य में बीजेपी का प्रभाव कम हो रहा है? आपको बता दें, राज्य में चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कभी भी चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। लेकिन इधर जिस तरह से कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से मजबूती मिल रही है, जिससे सत्ताधारी बीजेपी की धड़कनें बढ़ गई हैं और अब उसे गुजरात में भी हारने का डर सता रहा है। यही वजह है कि बीजेपी अब गुजरात में गुजरात गौरव यात्रा निकाल रही है। ये यात्रा गुजरात के 5 अलग अलग धार्मिक स्थलों से रवाना की जाएगी और ये यात्रा राज्य की 182 विधानसभा सीटों में 144 सीटों से होकर गुजरेगी और 9 दिनों तक चलेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखा दी और ये यात्रा बता रही है कि बीजेपी डरी हुई है। इससे पहले पीएम मोदी के बयान ने भी यही संकेत दिया था कि इस बार बीजेपी को गुजरात में हार नजर आ रही है। दरअसल पीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं की सभा में कहा था कि मुझे लग रहा है कि इस बार कांग्रेस ने एक नई रणनीति अपनाई है। मैंने जांच नहीं की है, लेकिन सरसरी तौर पर दिख रहा है। पहले के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस काफी शोर शराबा किया करती थी, बीजेपी का सफाया करने की बात करती थी, लेकिन 20 वर्षों में हम नहीं हारे, इसलिए उसने इस बार कुछ नया किया है। कांग्रेस नेता खबरों में नहीं दिख रहे हैं, ना ही संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं, ना भाषण दे रहे हैं, इसलिए भ्रमित नहीं हो। कांग्रेस बोल नहीं रही है, लेकिन ये गांवों में पहुंच रही है, बैठक कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस से सतर्क रहने की जरूरत है, इसलिए हमें भी अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करने होंगे। और अब बीजेपी की ये गौरव यात्रा भी इसी ओर इशारा कर रही है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पार्टी को राज्य में मजबूत कर रही है। बीजेपी इस यात्रा के जरिए राज्य के आदिवासी वोटरों को भी लुभाने की कोशिश करेगी। हालांकि उसे फायदा मिलेगा या नहीं, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। हालांकि अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अब जल्द ही ऐलान होने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रचार ने राज्य में चुनावी माहौल बना दिया है। पीएम मोदी भी गुजरात के दौरे लगातार कर रहे हैं। इस सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि गुजरात में चुनाव कब होंगे। खबरों के मुताबिक पहले हिमाचल प्रदेश के चुनाव कराए जा सकते हैं। हिमाचल में नवंबर के मध्य में वोटिंग हो सकती है। हिमाचल चुनावों के बाद गुजरात में मतदान कराया जा सकता है। हिमाचल में 1 चरण में और गुजरात में 2 चरण में वोटिंग कराई जा सकती है। वोटों की गिनती दोनों ही राज्यों में एक साथ कराई जाएगी। चुनाव प्रक्रिया 18 दिसंबर से पहले पूरी हो जाएगी, ये तय है। गुजरात में पिछली बार भी 2 चरणों में चुनाव हुआ था। पहला चरण 9 दिसंबर 2017 को था, तो वहीं दूसरा चरण 14 दिसंबर को था। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों वाली विधानसभा के चुनाव के लिए 9 नवंबर को वोट डाले गए थे। चुनाव आयोग ने दोनों ही राज्यों के लिए चुनाव का ऐलान अलग अलग किया था, लेकिन काउंटिंग एक ही दिन कराई थी। इस बार चुनाव का ऐलान एक साथ किया जा सकता है। खबरों की माने तो हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनावों की तैयारियों का काम पूरा हो चुका है और अब चुनाव आयोग किसी भी दिन तारीखों का ऐलान कर सकता है। संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि 2-3 दिन में ही आयोग चुनावों का ऐलान कर सकता है। दरअसल मौसम विभाग दावा कर रहा है कि इस बार पहाड़ों पर जल्दी बर्फबारी शुरू हो सकती है। ऐसे में 15 नवंबर से पहले हिमाचल प्रदेश में वोटिंग का काम पूरा कराना आयोग की मजबूरी भी बन सकता है, क्योंकि ज्यादा देर होने पर हिमाचल में भारी बर्फबारी शुरू हो सकती है।
गुजरात हिमाचल चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जिसने सत्ताधारी बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। वैसे मुश्किल में तो आज केंद्र की बीजेपी सरकार भी पड़ गई, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में कई मामलों पर सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने उसे नोटिस जारी किया। क्या बोला कोर्ट, देखिए रिपोर्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वकील अश्वनी उपाध्याय की याचिका पर सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय खंडपीठ ने इस मामले में आज सुनवाई की। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी और इस बात की संभावना है कि सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में नई खंडपीठ का गठन हो, क्योंकि सीजेआई यूयू ललित 8 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, केंद्र सरकार का इस मामले पर क्या रुख है, आप जवाब कब दाखिल करेंगे और इसमें कितना समय लगेगा। पीठ ने मेहता से ये भी सवाल किया कि क्या अयोध्या फैसले में कानून शामिल था। मेहता ने सवालों का जवाब देने के लिए समय देने की मांग की। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने केंद्र को 31 अक्टूबर या उससे पहले एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अपनी याचिका में उपाध्याय ने दावा किया है कि देश में तीर्थ स्थल राज्य का विषय है, केंद्र इस पर कानून नहीं बना सकता। कानून बिना बहस के पारित किया गया था। दूसरी ओर जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से वर्शिप एक्ट का समर्थन किया गया। जमीयत की ओर से दलील रखते हुए वृंदा ग्रोवर ने कहा कि इस मामले में केंद्र का जवाब महत्वपूर्ण होगा। दरअसल अयोध्या के बाद काशी और मथुरा में मस्जिद और मंदिर के विवाद के बाद से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। पूजा स्थल विधेयक पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को खरी खोटी सुनाई और सरकार को नोटिस जारी किया। पूजा स्थल विधेयक को लेकर पहले ही हंगामा मचा हुआ है और बीजेपी सरकार घिर गई है, लेकिन इसी बीच बीसीसीआई में शुरू हुई बदलाव की कवायद ने भी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है और विपक्ष अब बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहा है। क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट में। बीसीसीआई में बदलाव की कवायद तेज हो गई है, जिससे राजनीतिक पारा गर्मा गया है और खासकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि टीएमसी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है। इतना ही नहीं, बीसीसीआई में जिन नए लोगों की एंट्री हो सकती है उनके तार बीजेपी से जुड़े हुए हैं और जिन लोगों ने बीजेपी से नाता नहीं जोड़ा है उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ऐसे में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी अब बीसीसीआई पर कब्जा करना चाहती है। दरअसल अध्यक्ष पद पर सौरभ गांगुली की वापसी नहीं हो रही है और अब उनकी जगह रोजर बिन्नी के चुने जाने की संभावना है, जिसके लिए उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है और 18 अक्टूबर को होने वाली बीसीसीआई के एजीएम में उनको चुना जाना तय माना जा रहा है। इसके अलावा कोषाध्यक्ष के पद पर महाराष्ट्र बीजेपी के नेता आशीष शेलार के आने की संभावना है, उन्होंने भी नामांकन दाखिल किया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह भी सचिव बने रह सकते हैं, उन्होंने भी नामांकन दाखिल कर दिया है और राजीव शुक्ला को उपाध्यक्ष चुना जा सकता है। जो स्थिति है उसमें सभी को बिना किसी विरोध के चुन लिया जाएगा। अब इस पूरे मामले में राजनीति ने जोर पकड़ लिया है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी बीसीसीआई में अपने करीबियों को भर रही है, जिससे बीसीसीआई पर उसका कब्जा हो जाए। इतना ही नहीं, टीएमसी ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि पहले सौरभ गांगुली पर बीजेपी ने डोरे डालने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी दाल नहीं गली और गांगुली बीजेपी में शामिल नहीं हुए, जिस वजह से उन्हें इस पद से हाथ धोना पड़ रहा है। लेकिन वहीं जय शाह अपने पद पर बने रहेंगे और अब कोषाध्यक्ष का पद बीजेपी नेता को सौंपा जा रहा है। ये सब बीजेपी की सोची समझी साजिश है। अब विपक्ष के आरोप सही हैं या गलत, ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन मामले में बीजेपी बुरी तरह घिर गई है। और बुलेटिन के आखिर में बात आधार कार्ड को लेकर जारी नोटिफिकेशन की। आधार कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से है। लगभग हर जगह अब आधार कार्ड की जरूरत होती है। आधार कार्ड के बिना किसी भी सरकारी और गैर सरकारी कामों को नहीं किया जा सकता है और इसीलिए UIDAI समय समय पर इसे अपडेट करने का नोटिस जारी करता है। और अब एक बार फिर एक नोटिस जारी किया गया है। आखिर क्या है नोटिस में, आइए देखते हैं रिपोर्ट। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने एक नोटिस जारी किया है, जिसके तहत जिन लोगों ने 10 साल पहले अपना आधार कार्ड बनवाया था और उसके बाद कभी भी इसे अपडेट नहीं कराया, उन लोगों से अपने दस्तावेजों और जानकारियों को अपडेट कराने के लिए कहा गया है। आधार को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अपडेट किया जा सकता है। दरअसल UIDAI ने कहा है कि जिन लोगों के आधार 10 साल पहले बने और अब तक अपडेट नहीं हुए हैं, उन्हें आधार अपडेट करने की जरूरत है। UIDAI ने इस पर जानकारी देते हुए कहा है कि ऐसा करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये धारकों के लिए जरूरी है। UIDAI ने कहा, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना आधार 10 साल पहले बनवाया था और उसके बाद इन सालों में कभी अपडेट नहीं करवाया है, ऐसे आधार नंबर धारकों से दस्तावेज अपडेट कराने का आग्रह किया जाता है। तो अब जान लेते हैं कि आधार कार्ड कैसे अपडेट किया जाए।
UIDAI ने बताया कि आधार को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपडेट किया जा सकता है। ऑनलाइन आधार अपडेट करने के लिए आप सबसे पहले माई आधार पोर्टल पर जाएं। आधार होल्डर आधार सेंटर पर भी जाकर ये काम कर सकते हैं। इसके लिए आधार होल्डर को कुछ शुल्क का भुगतान करना होगा। UIDAI ने इस संबंध में आधार धारकों को दस्तावेज अपडेट की सुविधा निर्धारित शुल्क के साथ प्रदान की है और आधार धारक व्यक्तिगत पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण से जुड़े दस्तावेजों को आधार डेटा में अपडेट कर सकता है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।